अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसे अभी बीच में मुद्दा उठा था आप देखेंगे कि पिक्चर हॉल में जो है नेशनल एंथम को बताया गया था कि जब आप पिक्चर देखने जाएंगे तो नेशनल एंथम को क्या किया जाएगा, कंपलसरी है, मतलब आपको राइट स्टार्टिंग में पता है ना आपको ये इशू। तो आपको ये लिंक करना है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कि हमारे नेशनल एंथम के लिए, नेशनल सॉन्ग के लिए, इन सब के लिए क्या कोई आर्टिकल है कि इनका रिस्पेक्ट करना है। तो आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक प्रोविजन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक प्रोविजन है कि आपको क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको इज्जत करना है, ऐसा करके अपने को दिया है। तो लिंक करना है कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे दी गई, कौन सी मुझे कैसे करना है। तो ये चीज़ों के बारे में जो आपको ठीक से पता होगा तो आप अच्छे से अच्छा पॉलिटिकल साइंस में स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको फर्स्ट पेपर की बात की, मैं किताबों की बात करूँगा, बुक्स की बात करूँगा। बुक्स के बारे में आपको प्लीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखो कि बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, एक कॉमन किताब पढ़ते हैं, एक कॉमन किताब का नाम ले लेते हैं, जनरली वही सब पढ़ते हैं। मेरा हमेशा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहा है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। आप एक ऐसी किताब देखो जो सारे एक्सपेक्ट कवर करती हो, और ऐसी किताब को प्लीज़, ऐसी किताब कौन सी अच्छी है, किताब कैसे अच्छी पता चलेगी। सबसे बात ये होती है, किताब आपको ये पता चलेगी कि सबसे पहले आप ये देखो कि क्या वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। मैटर कैसे पता चले अच्छा है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी देखो हमारे पास अगर हम पॉलिटी की किताब देखेंगे तो किताब आती है डीडी बसु की, एक बुक आती है डीडी बसु की। लेकिन डीडी बसु में बहुत अच्छी बुक है, प्रॉब्लम एक ही है, क्या वो इतना टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि पहली बार पढ़ने वाला स्टूडेंट के सर में दर्द हो सकता है। वो 4 पेज पढ़ेगा और रख देगा उठा के। क्यों, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल बनी हुई है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डीडी बसु को कौन पढ़ सकता है, डीडी बसु को वो पढ़ सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से जानता हो, मतलब पहले से उसको सब पता है, वो फास्ट से पढ़ लेगा। लेकिन हम नए स्टूडेंट को बोलेंगे हम चलो तुम डीडी बसु जाके पढ़ो, तो वो 2 किताबें 2 पेज पढ़ेगा और सो जाएगा, क्या फ़ायदा फिर, राइट। तो हमें कैसा मेटेरियल पढ़ना है, सिंपल, सबसे पहले ध्यान रखो, प्रायोरिटी ध्यान रखो। दूसरा, एक तो सिंपल मेटेरियल हमेशा चूज करना चाहिए। दूसरा, हमें कोई भी एडवाइस करे ये पढ़ो वो पढ़ो, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने एक सेंटेंस हमेशा आपको बताया, आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो आप, राइट। कौन क्या कहता है छोड़ दो, आप वो मेटेरियल पढ़ो जो एक सिंपल हो, दूसरा सारे एक्सपेक्ट कवर करता हो। कौन से, बेसिक, उस किताब में दिया हो, उस नोट्स में दिया हो कि वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म की बात कहाँ से आई, डिफरेंट टाइप के फेडरल स्ट्रक्चर होते क्या हैं, राइट। अब आपने सिर्फ पता चला कि सब बुकेस लिखा है, सब बुकेस लिखा हुआ है, तो फिर पता होगा कि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लोडेड होगा वो, लेकिन इन्फॉर्मेशन लोडेड मैं कितना भी बना दूं, लेकिन जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आप खा ही नहीं पाएंगे इसको, आप उसके माइंड में ही नहीं उतरेगा, तो फिर फायदा क्या है। ऐसा मेटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो एकदम सिंपल होगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, कांट के बारे में, हीगल के बारे में, ताकि आप ठीक से समझ पाएँ। और पता चली डायरेक्टली आपने एक किताब उठा ली जिसमें सारे थिंकर्स दिए गए, और उसने तो वो पता चला प्रोफेसर है किसमें पॉलिटिकल साइंस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने अपनी किताब लिखी है और ऐसी लिखी कि वो फिर वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट समझ पाएंगे उसको, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड ही नहीं रहा है ना। अगर आप ऐसी किताब को उठा लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप बोलेंगे अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आगे करूँगा क्या इसके लिए। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल मेटेरियल लेना है, राइट। सिंपल मेटेरियल में आपको देखो कॉन्टेक्स्ट भेज रहा हूँ, मैंने आपको बताया सिंपल मेटेरियल में आपको कॉन्टेक्स्ट भेज रहा हूँ, तो उस मेटेरियल को आपको पढ़ लेना है, उस मेटेरियल को आपको रीडिंग कर लेना है, और रीडिंग करने के बाद जब आपको परफेक्ट तरीके से आपका रीडिंग हो जाए, फिर आप क्लास में आओ। तो क्लास में आने से क्या होगा, क्लास में उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, मुद्दे क्या हैं, चर्चा क्या है, सोचना क्या है, राइट, वो चीज़ हमें क्लास में समझनी है। उसी के बेस पर फिर जो है आपको सिलेबस को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ये मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल साइंस को हमें पढ़ना कैसे है। पॉलिटिकल साइंस में हमें ये समझना है कि हाँ ये यूनिट लिस्ट में क्या आता है, ये स्टेट लिस्ट में क्या आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, ये ए शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, ए शेड्यूल में लैंग्वेज दी गई हैं, कौन सी लैंग्वेज अभी जोड़ी गई हैं, कौन सी लैंग्वेज जोड़ने की बात चल रही है, राइट। इस तरीके से इमरजेंसी प्रोविजन क्या होते हैं, कब इमरजेंसी लगाई जाती है, संविधान में संशोधन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है, पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट में अपोजिशन का क्या पार्टिसिपेशन क्या है, अपोजिशन का काम क्या है, अपोजिशन कैसे काम करता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या काम करती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कौन कौन सी हैं, अभी रिसेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कौन कौन सी बनाई गई हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का क्या हिस्ट्री क्या रहा है,
बजट में आप देखेंगे तो बजट जब पेश किया जाता है तो बजट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भले ही इकोनॉमी का पार्ट है लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटी से लिंक होता है। जैसे प्लान एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, उनको मर्ज किया गया इस बार। रेलवे बजट को आपको पता होगा, राइट, यूनियन बजट के साथ क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। फिर हम देखेंगे बजट को क्या, बजट का कोई डेफिनेशन दिया है, बजट के बारे में कुछ बताया गया है, तो फिर आपको बताया कि नहीं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया, उसको बजट नहीं बोला गया, आर्टिकल 112। तो इस तरीके से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इतने एक्सपर्ट बन जाओ पॉलिटी के लिए कि आपको सारी चीज़ें वैसे ही पता हो, राइट। फिर चीज़ों को समझते जाना है और नोट डाउन करते जाना है। तो नोट डाउन करने से फ़ायदा आपका हमेशा ये होता है, फ़ायदा ये हो जाता है आपको कि आप जो है एग्ज़ाम के समय रिवाइज अच्छा कर पाते हैं। तो इससे फ़ायदा आपका होगा कि जो सेक्शन, कौन सा सेक्शन है हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन हमारा जो है, मैंने आपको बताया कि सेकंड पेपर का जो सेक्शन है, फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का और जीएस सेकंड पेपर का, और ऐसे ये हमारे परफेक्ट हो जाएंगे। और एक फ़ायदा का क्या होगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो इससे फ़ायदा किस में होगा, प्रीलिम्स। आप लॉन्ग टर्म में सोचिए ना, प्रीलिम्स में क्या फ़ायदा होगा कि आप प्री में डरेंगे नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने उसी हिसाब से काम भी किया अभी से। तो आगे आने वाले जो प्रीलिम्स है, आप जो 3 जून को एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें आपको ये रहेगा कि ये पोर्शन मेरा पहले से कंप्लीट है। कोई डाउट किसी को? उसके बाद फिर जो है, ये जो है मैंने आपको बताया किसके बारे में, ये मैंने आपको बताया फर्स्ट पेपर के बारे में। अब हम पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर जो है उसमें पॉलिटिकल थियरीज दी गई हैं। क्या दी गई हैं? पॉलिटिकल थियरीज। सबसे पहले जो है इंटरनेशनल रिलेशन में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ट्रेडिशनल पार्ट है, एक पार्ट आपका ट्रेडिशनल पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका ट्रेडिशनल मिलेगा, एक आपको ट्रेडिशनल मिलेगा जिसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और दूसरा जो पार्ट होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, वो पोर्शन जो होगा आपका, वो होगा आपका डायनेमिक पार्ट, ठीक है, डायनेमिक पार्ट होगा। अब जो आपका डायनेमिक जो पार्ट होगा आपका, उसमें खास बात ये है कि डायनेमिक पार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं। अब जब जैसे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मेजर थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसा सिलेबस में दिया गया है, राइट। मेजर थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में दिया गया है, मार्क्सिस्ट थ्योरी दी गई है, गेम थ्योरी दिया गया है, इस तरीके से रियलिज्म थ्योरी दिया गया है, इस तरीके से बहुत सारी आपकी थियरीज दी गई हैं। अब आप सोचोगे यार हम तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे हम, राइट। तो वो जो थियरीज हैं वो हमें समझनी है। वो थियरीज क्या है, जैसे उसमें दिया गया कलेक्टिव सिक्योरिटी, ऐसे टर्म दिया गया। क्या टर्म दिया गया है? कलेक्टिव सिक्योरिटी का टर्म दिया गया है। उसके बाद टर्म क्या दिया गया? नेशनल इंटरेस्ट का टर्म दिया गया। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी किसे कहते हैं, राइट। इस टाइप से जो टर्म्स दिए गए हैं, उन टर्म्स को हमें क्या करना है, उन टर्म्स को हमें समझना है, उन टर्म्स को हमें जानना है। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, इन टर्म्स को हम जब समझते जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि ये टर्म्स जो आपसे पूछे जाएंगे, ये टर्म्स आपके पॉलिटिकल साइंस में ही पूछे जाएंगे, ये टर्म्स आपके जीएस में नहीं पूछे जाएंगे। बट हाँ, अब जैसे मान लिया एक टर्म है, देखो पावर बैलेंस, एक टर्म है, क्या है, पावर बैलेंस। अब आप देखो प्रैक्टिकल में इस चीज़ को देखो, प्रैक्टिकल में देखो कि चाइना क्या करना चाहता है। चाइना साउथ एशिया में, अब अमेरिका ने पहले पॉलिसी क्या चली है, अमेरिका ने हमेशा पॉलिसी चली है कि भारत को बैलेंस करने के लिए, पहले, आज तो हमारे रिलेशन थोड़ा इंप्रूव हो चुके हैं, अमेरिका के साथ में बदल चुके हैं, लेकिन आपने पहले देखा होगा कि हमेशा जो है चाइना हमेशा जो है पाकिस्तान को बैलेंस करने की कोशिश की है, कि पाकिस्तान हमें हमेशा क्या करना चाहता है कि भारत को बैलेंस करने के लिए हमेशा पाकिस्तान को एज ए टूल यूज़ किया गया। समझो आप इस बात को, ये पावर बैलेंस हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी देखो, अभी आपको देखो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस में, राइट। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन उसको यूज़ कहाँ करेंगे हम, जीएस में, राइट। यूज़ हम कहाँ करेंगे, जीएस में। अभी देखो हम कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें तो अभी नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, बार बार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये सबके कलेक्टिव सिक्योरिटी का मुद्दा है कि नहीं। अब इसको हम डिफेंस से लिंक करेंगे, डिफेंस ऐसे लिंक करेंगे कि भारत ने अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए भारत ने क्या मिसाइल सिस्टम क्या बनाए हैं। तो हम डीआरडीओ वगैरह जो भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल या जो भी हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह जो भी लॉन्च किया है, वो चीज़ हमें वहाँ लिंक होगा। तो मतलब चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है जो आईएएस की तैयारी करता है, वो हर चीज़ को लिंक करना जानता है और उसको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो डिफेंस का फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। तो आपने उस चीज़ को
पावर बैलेंस को वहाँ लिंक कर लिया, कलेक्टिव सिक्योरिटी को वहाँ लिंक कर लिया। तो प्लीज़ थियरीज जब आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तब आपको ये समझ में आएगा कि यूएस ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है। उसमें एक डिसीजन मेकिंग थियरी भी है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये थियरी पार्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक बैकअप प्रोवाइड करेगा। किसको? इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। समझ में आया आपको? ये जो पोर्शन है वो बहुत ही डायनेमिक पोर्शन नहीं है, तो ऐसे पोर्शन को हमें क्लास में चीज़ों को समझना है। और मैं आपको एक मटेरियल आपको भेजूंगा, उस मटेरियल को जो है, जो कि मैं आपको ईमेल करूंगा, उस मटेरियल को आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना है। क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर को एक बार अगर आप देख लें तो आपको क्वेश्चन वही घुमा फिरा के मिलेंगे। एक थियरी में एक सबसे खास बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन रिपीट होंगे। प्लेटो से जो पहले आएगा वो अभी भी आएगा। प्लेटो का थियरी तो नहीं बदलेगा ना। जैसे जेम्स मिल है, मैंने आपको बताया, जेम्स मिल में एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट क्या है कि जेम्स मिल का कॉन्सेप्ट क्या है। जेम्स मिल का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपको? कॉन्सेप्ट बताया था मैंने उनका किसका? लिबर्टी का बताया था। तो लिबर्टी का ही क्वेश्चन आएगा। मतलब हर आदमी हर चीज़ के लिए फेमस है, आप पहले से समझ लो कि वहाँ क्या आएगा। तो ऐसे क्या करना है आपको कि इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है और इजी फॉर्मेट में लेके आना है, इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे पॉलिटिकल साइंस में, थिंकर से क्या आएंगे, थियरी से क्या आएंगे, उन्हीं पे काम कर लेना है। क्योंकि आप सिर्फ किताबें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा 2 महीने बाद आप भूल जाएंगे सब, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा है और सीक्वेंस में उनको नोट डाउन किया है, सीक्वेंस में चीज़ों को समझा है, तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा, लेक्चर अटेंड करने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पता चल जाएंगी। हम क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, तो उसके बेसिस पे हम अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। ये तो हो गया पॉलिटिकल साइंस थ्योरी का पार्ट। अब पॉलिटिकल साइंस थ्योरी के बाद फिर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम पॉलिटिकल साइंस थ्योरी के बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन का क्या फ़ायदा है वो समझो आप। इंटरनेशनल रिलेशन का फ़ायदा ये है कि ये आपके जीएस के सेकंड पेपर में आने वाला है। इंटरनेशनल रिलेशन आपके जीएस के सेकंड पेपर में आने वाला है। इवन ऐसे में भी आपको काम आएगा, इवन आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, और जीएस के सेकंड पेपर में तो है। और पॉलिटिकल साइंस का पूरा जो पेपर है वो पूरा डायनेमिक है। पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पूरा पेपर है, जो आपका डायनेमिक पार्ट है, उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस में क्या क्या है, हम लोग चूँकि सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में हमें कैसे करना चाहिए, वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशन को हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड ये करेंगे, सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशन को डिवाइड करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले हम पिक करेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है। अब विदेश नीति के बारे में अगर आप कोई किताब पढ़ोगे तो उसमें विदेश नीति आप देखोगे, फिर किताब शास्त्री की विदेश नीति क्या थी, मोरारजी देसाई की क्या थी, इंदिरा गांधी की क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, बहुत मतलब कोई भी किताब अगर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड लेंगे तो वहाँ यही इशू आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किताबें हैं, लेकिन हमें ये समझना है, 2-3 चीज़ें समझ लेनी है। फॉरेन पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन पेपर बहुत ईजी है। हमें सबसे पहले इसमें ये समझ लेना है हमें पढ़ना क्या है। जब हमें ये पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है तो हमारा काम आसान हो गया, राइट। हमें ये पढ़ना है कि हमारे कुछ टॉपिक फिक्स होने चाहिए। क्या टॉपिक फिक्स होने चाहिए? सबसे पहले हमने पढ़ना है फॉरेन पॉलिसी। अब भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, वो क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, और जो फॉरेन पॉलिसी हमें हमारी जो है उसके आर्किटेक्चर कौन थे। तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके आर्किटेक्चर थे, मतलब पहली फॉरेन पॉलिसी क्या थी उन्होंने ही लेके आए, राइट। तो उसके आर्किटेक्चर तो हमारे कौन हो गए, और फिर उसके बेसिस भी होंगे ना आर्किटेक्चर के। हमने जो फॉरेन पॉलिसी लाई है उसके कुछ ग्राउंड होते हैं ना, उसके कुछ आधार होते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही क्यों है। अभी जैसे हमारा कल्चर है, कल्चर पे बेच दोगी ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी कल्चर पे बेच दोगी। तो हमारी कल्चर क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पता है ना आपको? वसुधैव कुटुंबकम हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बेस है कि हम पूरी दुनिया को अपना क्या मानते हैं, एक घर मानते हैं, पूरी दुनिया हमारा घर है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी एक पार्ट है। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है? आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 51 में दिया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भारत हमेशा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और जब हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, डायरेक्टली ये है कि कहीं ना कहीं हम जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे तो हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान देंगे। ये मैं क्या बता रहा हूँ?
कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके आर्किटेक्चर कौन थे और उसके बेसिस क्या है, उसके ग्राउंड क्या है। तो ग्राउंड मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड कल्चर भी हो सकता है, ग्राउंड ज्योग्राफी भी हो सकता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी किस पर डिसाइड करती है? हिमालय के कारण भी कुछ डिसाइड करती है। हमारे हिमालय है ना, अरे हिमालय है ना नॉर्थ साइड में, ये फॉरेन पॉलिसी का एक ग्राउंड है, एक फैक्टर है। इस पर फॉरेन पॉलिसी बहुत कुछ इस पर डिपेंड करती है। हमारा नीचे की साइड आप देखेंगे पूरा कैसे कोस्टल एरिया है, राइट। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं उस पर भी बेस्ड है, ज्योग्राफी बेस्ड है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री पे बेस्ड है, इतिहास पे भी बेस्ड है, कल्चर पे भी बेस्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पे भी बेस्ड है, हमारी आइडियोलॉजी पे भी बेस्ड है। गांधी जी के कारण कुछ गांधी जी की फिलॉसफी होगी उसमें। तो ऐसे फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की जाती है। तो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, किस बेस पर डिसाइड की जाती है वो आप पॉलिटिकल थियरी में पढ़ेंगे, थियरी का जो पार्ट पढ़ेंगे कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे डिसाइड करना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले कैसी थी, अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। अभी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कंटिन्यूस चलती आई हैं। अब हमने फॉरेन पॉलिसी में क्या कॉन्सेप्ट लेके आए? पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत किसके लिए लेके आए? चाइना के लिए। बाद में 1962 में क्या हुआ? 1960 में क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? 1960 में क्या हुआ? 1960 में आपको 62 में क्या हुआ? फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ, पता आपको, राइट? हुआ पाकिस्तान के साथ में, फिर चाइना के साथ में हुआ था, एक बार इमरजेंसी भी आई थी। तो फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में आपको पता है कि हमें पता है कि हमारा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, सुरक्षा का प्रॉब्लम है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पता चला कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा? पावर बैलेंस हो रहा है कहीं? आप पावर बैलेंस तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास कुछ ना हो। फिर क्या किया गया? फिर डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया? हमने फिर क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट किया। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया, फिर हम क्या बन गए? न्यूक्लियर पावर बन गए। आज हम न्यूक्लियर पावर बन गए तो हमने क्या किया? न्यूक्लियर पॉलिसी डिसाइड की। न्यूक्लियर पॉलिसी डिसाइड हमने क्या की कि हम सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हम सबसे पहले यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो हमें वहाँ पे ये समझना है कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, हमारी विदेश नीति में चेंजेस कौन कौन से आए हैं। पहले हमारी पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या थी, अभी हमारी पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या है। पहले चाइना के लिए पॉलिसी क्या थी, अभी हमारी पॉलिसी क्या है। हम फॉरेन पॉलिसी में अभी हम देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम बहुत ज़्यादा रशिया ओरिएंटेड थे। वैसे तो आपको पता होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट नेम की पॉलिसी थी, पता है? नाम जो है, नाम की जो पॉलिसी है वो थी नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। पहले 2 गुट थे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, राइट। इसका भी अब ये टॉपिक हमें जो है हमारे सिलेबस में दिया हुआ नेम। हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं लेकिन एक एक टॉपिक उससे क्या हो रहा है? निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, उसी से टॉपिक बाहर निकल रहा है। हमें देखना है, इस पर एक सिलेबस में दिया है। कब था नेम? नेम तब था जब नेहरू जी थे, उस समय नेम की पॉलिसी हमने अपनाई। हम किसी ग्रुप में हम क्या हुए? शामिल नहीं हुए, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुए। और हमने क्या किया? हमने एक नया ग्रुप नहीं बनाया। हमने ऐसा नहीं ग्रुप किया 2 ग्रुप पहले से थे, तीसरा बन गए। हम क्या चाहते थे? वर्ल्ड पीस चाहते थे। हम ब्लॉकबाजी नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, फिर अभी आपको पता होगा कि नेम की जो पॉलिसी है, अब ब्लॉक क्यों बनाया था? 2 ब्लॉक थे, हम कोई ब्लॉक नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज क्या हो गया? आज ब्लॉक क्या हो गए? ब्लॉक क्या हो गया? आज खत्म हो गए। तो फिर नेम भी तो खत्म हो जाना चाहिए ना, फिर नेम भी तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आज क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ नेम? नाम का क्या रिलेवेंस है? तो आपको बताना चाहिए कि आज आतंकवाद की समस्या है। आप देखो अभी क्या हुआ इंग्लैंड में, पता है ना आपको? आतंकवाद अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। आज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, आज फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है आज हमारे सामने। दुनिया में ऐसी आज साइबर अटैक का प्रॉब्लम है। तो कंक्लूजन मेरा ये है, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि नेम को हमें क्या करना है? एक नए चेहरे के रूप में देखना है। उसको नए चेहरे के रूप में देखना है तो उसका रेलेवेंस क्या होगा? बना रहेगा। उसका रेलेवेंस क्या रहेगा? बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? तो क्वेश्चन यही आता है कि नेम जो है, नेम का क्या होगा कि नेम को आप जो है, नेम को जब पढ़ेंगे तो नेम से क्वेश्चन देखो हमें प्रिडिक्ट कर लेना है, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं बट इसमें से आएगा क्या। अगर हमें ये पता चल गया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, फिर हम क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाते हैं। नेम के बारे में तो आप कितनी मोटी मोटी किताबें होंगी,
पता चलेगा वही टॉपिक पढ़ने में आपको लग जाएंगे 1 हफ्ता और 1 महीना भी लग सकता है। मे भी 1 हफ्ते में आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, और चाहो तो 1 घंटे में आप तैयार कर सकते हो। तो क्या सही रहेगा, क्या सही रहेगा? एग्जाम ओरिएंटेड, राइट, एग्जाम ओरिएंटेड। तो नेम में देख लो क्वेश्चन रिलेवेंस की पूछा जाएगा, वो आप तैयार कर लो। तो ये हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा, ये हमने विदेश नीति के बारे में समझा कि विदेश नीति में पढ़ना क्या है। कि पहले जो था विदेश नीति की हमको देखना कैसे है, पहले उसका हमारा बेस क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, ज्योग्राफी का बेसिस क्या है, कल्चर का बेसिस क्या है, समझ रहे हैं ना आप। तो जब फॉरेन पॉलिसी का हमने देख लिया, फिर हमें ये समझना है कि उसके आर्किटेक्चर क्या थे, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, क्या वो फेल हुए, सक्सेस हुए। फिर हमें ये देखना है कि विदेश नीति में फिर क्या विदेश नीति हुई हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने फिर फॉरेन पॉलिसी में हमने देखा कि हम जो रशिया ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए, हमारे रिलेशन रशिया के साथ बहुत अच्छे हुए, हम रशिया के साथ बहुत अच्छे हो गए। फिर पता चला कि अमेरिका से हमारी दूरियां बढ़ती चली गई, हमारे रिलेशन बेकार नहीं रहेंगे, उतने अच्छे भी नहीं रहे अमेरिका के साथ। फिर क्या हुआ, अमेरिका में आतंकवाद का हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ हमला अमेरिका में। जब टेररिस्ट अटैक हुआ धीरे धीरे फिर अमेरिका का इतना ही प्रॉब्लम, फिर रिसेशन का टाइम आया अमेरिका में। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई कि हाँ, बराक ओबामा साहब और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत और वाशिंगटन डीसी, हम लोग आपस में नज़दीक आते चले गए, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई ना, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई एक दूसरे के लिए। तो कहीं ना कहीं बराक ओबामा को भी लगा कि नहीं, भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। कई कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं आप उसको, सिर्फ एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात आपने देखा कि भारत से बहुत सारे जो हैं आईटी जो प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिंक बढ़ते चले गए, हम बहुत सारे डिफेंस के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से खरीदने लगे, हम फ्रांस पर डिपेंड हो गए। पहले हम वही सब चीज़ें रशिया से खरीदते थे, तो रशिया से हमारी क्या हो गई, दूरियां बढ़ती चली गई थोड़ा सा। अमेरिका से हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी रही कि हम किसी की कीमत पर किसी को नहीं खोना चाहते हैं, किसी कीमत पर किसी को नहीं खोना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के दोस्त हो गए तो रशिया को हमने अलग कर दिया। ये फॉरेन पॉलिसी को हमें समझना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री अभी एससीओ समिट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए अस्थाना, पता है ना आपको। तो ये इतना इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इतना डायनेमिक है। अगर आप डेली पेपर भी पढ़ते रहे तो बहुत अच्छा पेपर करके, उससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ। किसी पेपर को तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी किताबें तैयार करनी पड़ेंगी। यहाँ तो आपको चीज़ें डेली समझते जाना है, डेली समझते जाना है, तो आप उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, उतना ही आप डायनेमिक हो पाएंगे। हमें ये समझना है कि भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में पहले क्या था, चेंजेस क्या हुए, फिर हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, पूर्व की देखो की नीति क्या है, फिर लुक ईस्ट को हमने क्या किया, लुक एक्ट पॉलिसी में बदल दिया मोदी जी की सरकार के आने के बाद। फिर हमारी पड़ोसी देशों के प्रति नीति क्या रही, फॉरेन पॉलिसी क्या रही। फिर आप देखेंगे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ कि हमने पढ़े उस 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को इन्वाइट किया साथ में, राइट, उनके उस सेरेमनी में। तो हमारी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की बात तो पहले से ही चल रही है। फिर हमें ये देखना है कि हमारे फिर एक एक को देख लेना है, फिर हमें देखना है कि हम सहयोग की बात क्या है, फिर हमें सार्क को ले लेना है, साउथ एसोसिएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क जो है, फिर हमें उसको ले लेना है कि बस उसके क्या एम्स थे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पूरी दुनिया में आप देखोगे, पूरी दुनिया में यूरोपीय यूनियन देखेंगे, आप आसियान देखेंगे, तो यहाँ कुछ सोचा कि यहाँ भी कुछ अच्छा हो जाए, यहाँ भी कुछ हम लोग आपस में एक प्रॉस्पेरिटी का, एक तरीके से हम प्रॉस्पेरिटी अपने एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, एक दूसरे को प्रॉस्पेरिटी हो। लेकिन हमारे क्या है, एथिकल इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं, हमारी बाउंड्रीज इश्यूज़ हैं, हमारी मतलब हम चाहते तो कुछ हो, कुछ और जाता है। हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कश्मीर इशू आ जाता है। हम अच्छे रिलेशन, हम एमएफएन स्टेटस देना चाहते हैं, हम एमएफएन स्टेटस देना चाहते हैं, पाकिस्तान को हमने दिया था। हम चाहते हैं कि हम साउथ एशिया में अच्छे से अच्छी कनेक्टिविटी हो और हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हों, ट्रेड रिलेशन अच्छे हों। पता चला कि आपने देखा होगा कि जो नेपाल में जो समिट हुआ था, अपना सार्क समिट हुआ था नेपाल में जो अपना सार्क समिट हुआ था, वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश की कि हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए एग्री नहीं हुआ। वहीं पे हमने अनाउंस कर, हमारे मोदी जी साहब ने अनाउंस किया सार्क सैटेलाइट के बारे में। तो अभी आपको पता है कि 5 मई 2017 को सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च हो गया। एक हमने सार्क यूनिवर्सिटी भी है हमारी दिल्ली में है, एक सार्क फूड बैंक भी है। ऐसे बहुत सारे उसके अचीवमेंट्स हैं। हमने साफ्टा
डेवलप किया, टाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। अब आप देखेंगे कि ये सब अचीवमेंट्स हैं। सार्क बनाने में भूमिका किसकी थी आपको समझना पड़ेगा, बांग्लादेश की। सार्क क्यों बनाना चाहते हैं हम? साउथ एशिया में कॉपरेशन चाहते थे, लेकिन डर था। क्या डर था? डर ये था कि भारत को हमेशा बिग ब्रदर के रूप में देखते हैं, बड़ा भाई, मतलब भारत एक पावर है, बिग ब्रदर सिंड्रोम है, भारत से डर लगता है सबको। कहीं ऐसा ना हो कि साउथ एशिया सार्क में इन्हीं का डोमिनेंस हो जाए, कहीं की कुछ दूसरी पॉलिसी तो नहीं है। भारत को भी लगा कहीं छोटे देश तो एक ऐसा तो नहीं कि सब छोटे देश मिल जाएंगे और हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ये भारत को डर था। धीरे धीरे इधर दूर हुआ और 1985 में क्या हुआ, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल में, काठमांडू। ऐसे हमें चीज़ों को समझते जाना। पहले समिट कहाँ हुई, फिर समिट हुई आपके या कहाँ पे होनी थी? इस्लामाबाद में होनी थी। क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के कारण, राइट। सार्क समिट के अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या उसके फेलियर्स हैं, सार्क सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आपके सिलेबस में सार्क दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आप देखोगे दिया हुआ है। चीज़ें ठीक से समझ लो, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फेलियर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सक्सेस क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है, भारत का अप्रोच क्या है उसके लिए, उन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अप्रोच क्या है। तो हम सोच रहे हैं सार्क माइनस पाकिस्तान, सार्क में से पाकिस्तान निकाल दो, बाकी सबके साथ रिलेशन अच्छे रखो। फिर हमने क्या किया? BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पता होगा आपको। ऐसा हमने इस तरीके से एक एग्रीमेंट किया है, व्हीकल एग्रीमेंट है ये। तो अब वो क्या है वो समझना है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा ब्रिक्स, देखा होगा गोवा में उसका समिट हुआ था, राइट। फिर हमने देखा WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब हैं। ये सब क्या करते हैं? हमें इस सब में क्या है? इस सब में डोमिनेशन है, किसका? डेवलप कंट्रीज का। तो हम क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि उसका एक अल्टरनेटिव निकाला जाए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक के बारे में जानना चाहिए। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या समिट हुआ था, नेक्स्ट समिट कहाँ होगा, तैयार करते सिलेबस वाइज, सिलेबस में स्टिक रहो। फिर ब्रिक्स बैंक के बाद फिर हम देखेंगे वहीं पे बिम्स्टेक का समिट हुआ था, जो बे ऑफ बंगाल में जितने भी देश हैं उन सब का समिट हुआ था। फिर देखो वो क्या है, उसका नेक्स्ट समिट कहाँ होने जा रहा है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, वहाँ उसमें भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमने क्या तैयार किया। फिर अब इसी में हमें मल्टीपल टाइम से सार्क तैयार कर लिया, फिर आप ऐसे आसियान तैयार कर लो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आप सब तैयार कर लो, अपेक तैयार कर लो, ओपेक तैयार कर लो, G20 तैयार कर लो, G4 तैयार कर लीजिए आप। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब आप प्री में जाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तो आते ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तो पूछे जाते हैं। अब वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पूछा जाता है, ये इसमें से कौन मेंबर नहीं है, या इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वो चीज़ें जब आप नोट्स बना रहे हो तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखो ना। अब आप सिर्फ ये सोचोगे कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है उसका कुछ फ़ायदा है। तैयारी मेंस की करो, लेकिन प्रीलिम्स जहाँ जहाँ प्रीलिम्स है वहाँ पर अंडरलाइन कर लो, हाँ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे। और सिलेबस पे आप स्टिक रहो। सिलेबस पे स्टिक नहीं रहोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बनेगा और आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। सिलेबस पॉलिटिकल साइंस के सामने रखो आप कि भाई मेरे सिलेबस में क्या क्या मुझे तैयार करना है। उसमें देखा यूनाइटेड नेशंस तैयार करना है, यूनाइटेड नेशंस स्टार्ट हो जाओ। अब यूनाइटेड नेशंस में क्या दिया है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, यूनाइटेड नेशंस बना क्यों है, उसकी एजेंसी कौन कौन सी हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। अब एजेंसी के पीछे मत भागो आप, क्योंकि आपको तैयार करना है क्या, यूनाइटेड नेशंस में क्या इशू होता है। यूनाइटेड नेशंस में इशू क्या है कि भारत को परमानेंट सीट चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए, परमानेंट सीट चाहिए। अब परमानेंट सीट भारत को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपको डिसाइड करना है। परमानेंट सीट मिलने के लिए भारत के पास क्या क्या भारत के पास क्या है, क्लेम्स क्या क्या है, भारत के ग्राउंड्स क्या क्या हैं, कौन से आधार हैं जिसके बेसिस पर हमको परमानेंट सीट मिलेगी। फिर परमानेंट सीट के लिए दूसरे कौन कौन से लोग हैं जो उसके लिए चैलेंज कर रहे हैं कि हमें भी परमानेंट सीट मिल जाए। फिर आपको देखना है G4 क्या है, फिर G77 क्या है, फिर कॉफ़ी क्लब क्या है। ये चीज़ों को समझते हुए, यूनाइटेड नेशंस की चीज़ों को समझते हुए एक अच्छा सा आप नोट्स तैयार करो कि भारत के ग्राउंड्स क्या हैं। आप देखोगे हमेशा क्वेश्चन आता है और कंटिन्यूस आ रहा है, आगे भी आता रहेगा। जब तक यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, हमने यूनाइटेड नेशंस में सब कुछ पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन हमने तो स्पेसिफिक कर लिया ना कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
तो हमेशा आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी पहले फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर लो कि फॉरेन पॉलिसी में हमें क्या पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन देख लो, लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक एक्ट पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है भारत की, जितनी भी विदेश नीति हैं उनको समझ लो, पहले ग्राउंड क्या था, अभी चेंजेस क्या हुए। फिर उसमें हम पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध तैयार कर लो, चाइना के साथ हमारा रिलेशन क्या है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन है। अब ऐसे बहुत बैकग्राउंड में शिमला समझौता क्या है, डिस्प्यूट कौन कौन से मुद्दे पर हैं पाकिस्तान के साथ में, क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कौन कौन सी टॉक्स हुई अभी तक, उनमें क्या आउटकम निकला, उसके बाद फिर क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हमारे रिलेशंस वहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्या हो क्या सकता है। एक ऐसे आपका मतलब उस इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे फिर आप उसमें थोड़ा तैयार कर लो। क्या इंडस वाटर ट्रीटी पे अभी आपको पता होगा, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मुद्दा चल रहा था, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा फिर आपको ये सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, देखो ये एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, बट जब तक ये आपके बेस क्लियर नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है। वैसे हमें चाइना के साथ क्या है, फिर बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, और इसके लिए चाहिए बेस की एक किताब, एक ऐसा नोट्स, एक ऐसा बुकलेट्स जिसमें वो सारी चीज़ें दी गई हों, ताकि आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ। तो इस तरीके से हमें क्या तैयार करना है इंटरनेशनल रिलेशन में। एक टॉपिक हमारा किस पर फोकस करना है, फॉरेन पॉलिसी। दूसरा हमें किस पर फोकस करना है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध पे करना है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने अभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, तो अफगानिस्तान में हमने क्या किया, भारत में हमने रिकन्स्ट्रक्शन किया है, वहाँ हमने वहाँ की पार्लियामेंट बनाई है, वहाँ की रोड्स बनाई हैं, राइट, वहाँ हम रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट अफगानिस्तान को इतना क्यों दिया है। अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, इस अफगानिस्तान में देखेंगे काबुल प्रोसेस चल रहा है। अब आप सोचो काबुल प्रोसेस क्या है, ये सब पता होना चाहिए आपको, इसीलिए आपको न्यूज़ देखना है डेली। न्यूज़ देखने से हमें पता चलता है डेली कि क्या आ रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इसलिए हमें उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, एक तो फॉरेन पॉलिसी तैयार कर लेना है, एक पड़ोसी देशों के साथ संबंध तैयार कर लेना है, फिर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या तैयार करने हैं, वैसे ही आसियान, सार्क, नेम, जो मैंने आपको बताए, मेजर पोर्शन यूनाइटेड नेशंस है, ऐसे आप इंटरनेशनल रिलेशन तैयार कर लो। अब देखोगे आप इंटरनेशनल रिलेशन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। फिर आप देखो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ तैयार कर लो, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं, जो समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इंडस वाटर ट्रीटी है, ट्रीटीज़ तैयार कर लो। न्यूक्लियर CTBT क्या है, NPT क्या है, राइट, ये सब चीज़ें जो है अगर आपको समझ में आ गई, बासिनर ट्रीटी क्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, MTCR क्या है, भारत को MTCR में मेंबरशिप मिला तो उसका फ़ायदा क्या है, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे तैयार हो गए, ऐसे हमारी ट्रीटीज़ तैयार हो गई, राइट। उसके बाद हमारे जो रिलेशन है वो किसके साथ तैयार हो गए, सुपर पावर के साथ। रिलेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ ध्यान रखें, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, इसराइल के साथ, जापान के साथ, और मेजर जो भी है इंडिया में, मेजर में चाइना हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, चाइना यूरोपीय यूनियन हो गया, उसके बाद फिर आप देखेंगे जापान हो गया, इसराइल हो गया, और रशिया और अमेरिका। इनके साथ हमें रिलेशन को बहुत फोकस करना है, सबसे ज़्यादा हमें डेली समझते जाना हमारे साथ एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए। और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी होता है, कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, WTO की समिट हो रही है तो हमें देखना है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WTO अभी आपने देखा होगा कि इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी, राइट, तो हमें इंडिया के अफ्रीका के साथ रिलेशन देखने हैं। आज हम अफ्रीका की ओर फोकस कर रहे हैं, राइट। आज हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, आप अफ्रीका में सबसे बड़ा हम देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारा एक फर्टाइल लैंड है। वहाँ हमारी जो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मेरे अफ्रीका से पूरी हो सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ बहुत सारे, वो अंडर डेवलप है, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनके लिए। हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। चाइना की पॉलिसी हमेशा वहाँ रही है क्या, पैसा कमाने की। भारत हमेशा प्रॉफिट मेकिंग नहीं देखता है। भारत के जो रिलेशन है थोड़ा अलग स्टाइल में। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन आप देखो, आप चीज़ों को समझ लो। फॉरेन पॉलिसी हो गई, पड़ोसी देशों के साथ संबंध हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ट्रीटीज़ हो गई, कौन कौन सी ट्रीटीज़ हमें तैयार करनी है। ट्रीटीज़ के बाद फिर हम देखेंगे कि भारत जो है, जो भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, जैसे सीरिया है, तो सीरिया पे भारत का क्या, अभी आपको देखा कि मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे, वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे अभी कतर का प्रॉब्लम चल रहा है। आपको पता होगा कतर को जो है क्या कर दिया गया,
कर दिया गया, पता है आपको? ये समझना कि भारत की पोजीशन क्या होगी। आप ये देखो, आप ये देखिए कि जो ईरान है, ईरान के समय जब ईरान को तेल के अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे उस समय, राइट? तो उस समय हमने ईरान को सपोर्ट किया था। इसलिए आज हमें तेल भी ईरान से काफ़ी, ईरान हमें तेल सप्लाई करता है, आपको पता होगा सभी को, ऑयल सप्लाई करता है। तो आप जितने डायनेमिक रहेंगे ना, आपको जितना इंटरेस्ट रहेगा चीज़ों में, जितना आपको समझने में रहेगा, उतना आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री भी एससीओ गए, एससीओ में भी पार्टिसिपेट करने गए थे, तो एससीओ में पार्टिसिपेट करने गए थे, भारत को क्या मिला वहाँ? परवन शीट, पता होगा आपको? उसके बाद देखो उससे फ़ायदे क्या हैं भारत को, राइट? उसके बाद हमारा जो उससे जो आपका जो वो जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, उससे हमें पता है आपको यूरेनियम मिलता है, राइट? और सबसे बड़ी हमारे ऑब्स्टिकल्स क्या, कनेक्टिविटी नहीं है हमारी उधर। कनेक्टिविटी अगर हो जाए तो मुद्दों को जब आप समझेंगे, राइट? और उन्होंने पूछा इंडियाज़ रिलेशन विद मिडिल ईस्ट, राइट? सॉरी, मिडिल ईस्ट नहीं, मिडिल ईस्ट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? अभी सबसे खास बात ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है, जो स्टूडेंट जीएस पढ़ता है, जो स्टूडेंट अच्छे से, जिस स्टूडेंट को अच्छे से ज्योग्राफी पता है, तो वही तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ पाएगा। जिसको पॉलिटिकल साइंस नहीं पता वो ज्योग्राफी क्या पढ़ पाएगा? अब मुझे यही नहीं पता मिडिल ईस्ट है कहाँ, तो फिर मैं आपको क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगा? क्या समझे आप? तो एक जो फैकल्टी होना चाहिए, उस फैकल्टी को क्या नॉलेज होना चाहिए? सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तभी तो हम पाएंगे। जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि ज्योग्राफी में मिडिल ईस्ट कहाँ है, राइट? जेरूशलेम कहाँ पर है, या फिर आपका एलोपो कहाँ पर है? अभी अभी एग्जाम में आपको पता होगा कि एग्जाम के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसुल का नाम सुना था आपने? मूसुल नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? मूसुल का नाम सुना होगा, इराक में चर्चा में था बहुत बीच में। एलेप्पो का नाम सुना होगा आपने? लास्ट टाइम क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, क्वेश्चन पूछा था गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स कहाँ पर है? आप देखोगे इजराइल फिलिस्तीन वगैरह का जो एरिया है ना, वहाँ पे है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन को समझ रहे हैं तो मैप में भी देखो, उसको ज्योग्राफी में भी देखो कि ये चीज़ कहाँ पर है। अस्थाना है तो अस्थाना कहाँ पर है, राइट? वहाँ पे कौन कौन सा सी कौन सा है वहाँ पर, राइट? उसके बॉर्डर किससे मिलते हैं? एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटर रिलेटेड है। अगर आप कोई कंट्री देख रहे हैं, उस कंट्री का अगर आपको कैपिटल तैयार करना है मान लिया, तो आप वहाँ के प्रधानमंत्री तैयार करते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए? पढ़ने का अप्रोच सिर्फ ये नहीं कि नहीं हम तो इंटरनेशनल रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें उसके साथ, अभी देखो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर जो गए एससीओ में गए, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए, तो वहाँ पे आपको देखा होगा कि वहाँ पर कौन कौन सा कंट्री ऐसा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्या वहाँ ऑयल होता है, यूरेनियम होता है। तो हमें ज्योग्राफी पता चल गई। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ इसके साथ में, मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहा हूँ, उसके साथ क्या पढ़ रहा हूँ? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, उसके साथ मुझे नेचुरल रिसोर्सेज पता चल रहा है। उसी दिन पता कर लो वहाँ नदियाँ कौन कौन सी हैं, वहाँ पे कौन कौन सा सी है। आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, आप जिस इंटरेस्ट से पढ़ोगे, जिस टारगेट से पढ़ोगे, जिस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होती चली जाएंगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं कि पता चला कि आप नोट्स बना रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आप ज्योग्राफी घुसेड़ दे रहे हैं, तो ये सब काम तो गलत हो जाएगा। आप इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं। एक करंट अफेयर्स की जो है, मेरे कहने का मतलब एक करंट अफेयर्स की जो आप नोट्स बना रहे हैं, उस करंट अफेयर्स के नोट्स में अपना एक लिमिटेशन ध्यान में रखें कि टॉपिक में तैयार क्या कर रहा हूँ, राइट? इस टॉपिक मुझे क्या पढ़ना है, बात समझ में आई आपको? तो इंटरनेशनल, जैसे मैंने आपको बताया यूएस के साथ रिलेशन बताए, मैंने आपको रशिया के साथ रिलेशन बताए, उसके बाद मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट के साथ बताए, अमेरिका के साथ बताए। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में अभी आपको पता होगा कि फॉरेन पॉलिसी में अभी 3 साल हुए नरेंद्र मोदी जी के साथ को हुए। अब 3 साल हुए तो हमें ये देखना है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस करना है आपको कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे और क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे, भारत ने क्या खोया और क्या पाया। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है कि भारत को क्या सक्सेस मिला, तो इसी बेसिस पे आप एनालिसिस कर पाएंगे। फिर आपने देखा होगा कि भारत अभी ब्लू इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, राइट, उसमें हम समुद्र इकोनॉमी पे जाना चाहते हैं। तो भी ब्लू इकोनॉमी का टर्म बहुत चला है, तो आप ये चीज़ें नई चीज़ें समझो। उसके बाद जो फिफिक कंट्रीज़ हैं, फिफिक कंट्रीज़ का मतलब जो होता है जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जो पैसिफिक ओशन में, राइट, पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर जो है उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। फिर आपने अभी देखा होगा कि जो भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति में हमने क्या किया है, हम विदेश नीति में जब भी मोदी जी जाते हैं बाहर तो डायस्पोरा के साथ जाके मिलते हैं। मतलब भारत के बाहर जो विदेश में लोग रहते हैं, जो कि जिनका ओरिजिन भारत में है, ऐसे लोगों के साथ हमेशा जाके प्रधानमंत्री मिलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाते हों,
चाहे वो कहीं भी जाते हैं, उनके साथ जरूर जरूर वो इंटरेक्ट करते हैं नहीं करते हैं? क्या मतलब है, क्यों इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ में? वो उनके साथ में इसलिए इंटरेक्ट करते हैं, ये फ़ायदा ये होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है हमको? उससे जो है भारत, आज भारत क्या है, भारत के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं मोदी जी के, क्या मेक इन इंडिया, पता होगा आपको, राइट? मेक इन इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया के साथ साथ और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। भारत ये चाहता है इकोनॉमी में अपने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए भारत स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहा है। आज भारत का क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज़्यादा भारत चाहता है कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिले, क्योंकि भारत के पास यूथ बहुत ज़्यादा है। और भारत के पास यूथ बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास स्किल्स होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो भारत फिर क्या करेगा? भारत जो है आगे जो है वर्ल्ड पावर जाके बनेगा, सब लोगों को रोज़गार होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मेरा कंक्लूजन ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के फ़ायदे आपने समझे होंगे। मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है, सिलेबस को कैसे ब्रेक करना है, ब्रेकअप कैसे करना है, वो मैंने आपको समझाया है। टॉपिक मैंने आपको समझाया, टॉपिक हमें पहले से पता होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पता है ठीक से, वो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सकता है। आप जीएस की तैयारी मत करो, आप ऑप्शनल की तैयारी करना। आप जीएस की तैयारी मत करना, आप ऑप्शनल की तैयारी करना, और ऑप्शनल में जीएस को इंक्लूड कर देना। ऑप्शनल में जीएस को इंक्लूड करना और अच्छे से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप तैयार करो, अच्छे से टॉपिक ले लो, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया कि टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। आप लास्ट ईयर के एक बार क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, उनको आप ठीक से देखो समझो, तो उसके बाद फिर फ़ायदा ये होगा, फिर आप लेक्चर यहाँ अटेंड करोगे। लेक्चर अटेंड करने के बाद क्या होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, एज ए डिस्कशन में आपको समझा दूंगा। फिर घर पर जाके आपको नोट सिर्फ देखने हैं और आपको पता चलेगा सब कुछ तो है पहले से, तो आपको, और फिर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे क्या कैसे आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जिनमें अनवांटेड चीज़ें दी रहती होती हैं। अब मैं थिंकर्स की आपको बहुत सारी किताबें ऐसी बताऊंगा। अब वो प्लेटो जो थे, वो प्लेटो के जो बीबी का नाम क्या था, या फिर उनके मतलब जो है, समझ रहे ना, उनके रिलेवेंट ऐसी चीज़ें जो हमारे हमारे योग्य नहीं हैं, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें हमें हमेशा निगलेक्ट करनी है। हमें हमेशा पॉइंट पे आना है। हम प्लेटो पढ़ रहे हैं, मान लिया प्लेटो में हमें क्या पढ़ना है, प्लेटो का जस्टिस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, प्लेटो का एजुकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, प्लेटो का फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। तो प्लेटो में ये डिसाइड करना है कि क्या आना है, फिर आप उनको एक इस तरीके से क्रोनोलॉजी में अरेंज कर लो कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, फिर उनके बारे में उनको समझ लो कि फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उनके जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने वो समझ गए, फिर समझना है। देखो एग्जाम में कॉन्सेप्ट को, प्लेटो ने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट समझ तो जाना है। अब फिलोसफर किंग क्या होता है, फिलोसफर किंग किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट मान लिया आप किताब में पढ़ने जाओगे तो वो बहुत टाइम लगेगा। फिलोसफर किंग का मतलब, प्लेटो जो थे एक ऐसा राज्य चाहते थे, प्लेटो एक ऐसा स्टेट चाहते थे, प्लेटो ने एक ऐसे स्टेट की उन्होंने एक ऐसे कल्पना की है, एक स्टेट के बारे में कल्पना की है जिसमें राजा होगा वो फिलोसफर होगा। एक उन्होंने ऐसे एक आइडियल स्टेट की बात की जिसका राजा कौन होगा, फिलोसफर होगा, और जिसकी उन्होंने 50 साल तक एजुकेशन बताई है कि वो 50 साल तक एजुकेशन करेगा, और एजुकेशन करने के बाद, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर हम बाल कटवाने भी जाते हैं तो ऐसे आदमी के पास जाते हैं तो एक्सपर्ट हो, हम बाल कटवाने भी जा रहे हैं तो ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो एक्सपर्ट हो, और जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन देना है वो हम किसी को भी दे सकते हैं। सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए एक फिलोसफर किंग, और फिलोसफर किंग होगा, फिलोसफर किंग हुआ तो फिलोसफर किंग को एक ऐसी नॉलेज हो सकती है जो समाज में जितने, उसने 3 भागों में बांटा है, सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सोसाइटी में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक उसने डिवाइड किया है, वो डिवाइड किया उसने, जो पहला जो है, जो कि पहले जो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, एक तरीके जो ट्रेडर्स होते हैं। दूसरा उसने डिवाइड किया, वो उसने डिवाइड किया सोल्जर्स में, और तीसरा फिलोसफर किंग में। उसने कहा सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें, जो जिसके लायक है वही करना चाहिए, दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में हर आदमी अपने तरीके के गुण होते हैं, किसी में गोल्ड टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, किसी में सिल्वर टाइप की होती हैं, समझ में आ गया, किसी में कॉपर टाइप की होती हैं, अपनी अपनी क्वालिटी है ना। चांदी का प्राइस कितना होगा और डायमंड का प्राइस कितना होगा, अंतर है। लोहे को अगर आप लेके जाओ और किसी ज्वेलर को बोलो कि भाई सोने का पैसा दो ना मुझे उसके बदले, देगा आपको? क्यों नहीं देगा? डायमंड और सोने में क्या अंतर है? डायमंड और सोने में अंतर है ना। उसी तरीके से तो सबकी क्वालिटी होती है, तो फिलोसफर किंग की क्वालिटी सबसे ज़्यादा है। फिलोसफर किंग 50 साल तक पढ़ता है, सोचो आप, और वो भी जीवन पूरा अपना जो है वो लाइफ में मैरिज भी नहीं करेगा, शादी भी नहीं करेगा।
मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये समझना है कि एक राजा बनाने के लिए प्लेटो ने अपने शिक्षा का क्या सिलेबस दिया है, उसकी एजुकेशन सिस्टम क्या था, उसने एक राजा को पढ़ने, एक फिलोसफर किंग को बनने के लिए क्या एजुकेशन सिस्टम बताया, उसके सिलेबस में क्या था। अब आपको ये सोचना क्या नहीं था, फिर आपको ये सोचना है कि करंट कॉन्टेक्स्ट में आज जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, क्या प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम उनके लिए क्या एप्लीकेबल है या नहीं है। समझ में आया आपको? प्लेटो ने उस समय करप्शन को दूर करने के लिए क्या बताया। आज तो मोदी जी ने चलो ठीक है डिमोनेटाइजेशन उन्होंने लेके आए, लेकिन प्लेटो ने क्या बताया पहले समझो, क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आज की चीज़ों से उसको क्या करो, लिंक करो, और आज की चीज़ों को लिंक करने के बाद फिर आज की चीज़ों के बाद लिंक करने के बाद चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल समझ में आएंगी आपको। और जब आपको प्रैक्टिकल समझ में आए फिर आप फटाफट जो है पॉइंट्स नोट करो, थियरी नोट करो, आज के इश्यूज़ क्या है, आपका आंसर क्या है, राइट। मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो हमें बुकिस नहीं पढ़ना है। अच्छा, आप प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या है आपने किताब में पढ़ा, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो वो चीज़ आपको रिकॉल होगी कि नहीं जो मैंने पढ़ा था ना, जो मैंने किताब में पढ़ा था, जो मैंने बुक में पढ़ा था, सर वही चीज़ समझा रहे हैं, और आप पढ़ के नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा है। इसलिए आपको रीडिंग करना जरूरी है। नेम क्या होता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को देखो। इंफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड योर ओपिनियन, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखो, कुछ याद मत करो, समझते रहो। पॉलिटिकल साइंस आज एक बहुत हिट ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है, राइट। बहुत सारे टॉपर्स पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए जो है ये सब्जेक्ट्स आपको वैसे भी पढ़ना ही है, तो इसलिए जो है मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप इस तरीके से अपने सिलेबस को तैयार करो। बुक्स कम से कम लो, बुक्स बहुत सारी नहीं होनी चाहिए। बुक्स मैं जो आपको बताऊं वही बुक्स आपको पढ़नी है। एक बेसिक बुक आती है ओपी गोवा की, जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बेसिक बुक आती है जिसको हम पॉलिटिकल थियरी कहते हैं, थियरी। तो थियरी को तो प्लीज़ बाद में पढ़ो, थियरी की किताब आती है, ओपी गोवा करके एक बुक आती है, अपने आप में बहुत अच्छी किताब है, नए कमर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छी बुक होती है ये ओपी गोवा की, वो आप किताब पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो पॉलिटी के लिए है, पॉलिटी के लिए अगर आप चाहते हैं तो BL फाड़िया की इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की किताब आती है, वो काफ़ी अच्छी किताब है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वाकई में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो BL फाड़िया की किताब है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत की किताब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, अपने आप में अच्छी किताब है, लेकिन उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी गई है। लेकिन अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो मेन एग्जामिनेशन में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काम नहीं आएगी। इसलिए आप ऐसी किताबों को पढ़ना सीखें जिससे आपको एक एनालिसिस करने का एक अप्रोच मिले, एक आपकी मैच्योरिटी डेवलप हो। उसमें कहीं ना कहीं BL फाड़िया आपको बहुत काम आएगी, BL फाड़िया आपको बहुत काम आएगी। प्लीज़ इस किताब को पढ़ो। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं आपको जहाँ तक बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो थियरी का पार्ट है, राइट, इंटरनेशनल रिलेशन का जो आपको थियरी का पार्ट है, उसके लिए UR घई की किताब आती है, UR घई की किताब आती है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, ठीक है। उस किताब को आप पढ़ो, उसमें थियरी का सेक्शन दिया गया है अच्छे से, और बाकी के जो सेक्शन दिए गए हैं, क्योंकि वो अपने आप में इंटरनेशनल रिलेशन इतना डायनेमिक है कि आप बुक बेस तो नहीं रह सकते हैं। उससे आपको एक बेस मिल जाएगा, चीज़ें समझने को मिल जाएंगी, लेकिन बाकी का जो सिलेबस तैयार करने के लिए आप जो है वो करंट अफेयर्स से डिपेंड रहें, करंट अफेयर्स पर डिपेंड रहें, और करंट अफेयर्स से आपको वो आगे लेके जाएगा। आप पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को तैयार करें, इससे GS का सेकंड पेपर सिक्योर रहेगा। 10-12 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में कंप्लीट रहेंगे। प्रीलिम्स में पॉलिटी में मैंने आपको बताया 20-22 क्वेश्चन जो है आपको पॉलिटी में प्रीलिम्स में कंप्लीट रहेंगे, और इवन जो है आपके जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक भी कंप्लीट रहेंगे। आपका एक लंबा विजन होना चाहिए, एक साफ पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, पहले से आपको दिखना चाहिए कि मुझे 3 जून को क्या करना है 2018 को, राइट। मेंस की तैयारी पहले से होनी चाहिए, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, बाकी कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा GS का पेपर तैयार है, और इवन पॉलिटिकल साइंस से आने वाले ऐसे भी आप पहले से ही तैयार करें। आपका जो नोट्स होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में बनना चाहिए कि जिसमें ऐसे भी झलकता हो। जब आपका नोट्स होना चाहिए, वो आपका जो नोट्स आप बना रहे हैं वो इस ढंग का होना चाहिए जिसमें ऐसे के कंटेंट भी मिलते हों। तो इससे होगा कि चाहे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिखो, चाहे आप GS में लिखो, और चाहे आप जो है ऐसे में लिखो, आप कहीं ना कहीं अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, और उसी में आपका प्रीलिम्स भी इंक्लूड होना चाहिए। इस तरीके से आप बेसिक रीडिंग अच्छे से कीजिए। क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा,
प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, हम बुकिश नॉलेज गेन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर उसके बाद घर पे जाके आप मेरा नोट्स पढ़ें, उस नोट्स में आपको सब कुछ दिया गया है, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें तो सब कुछ पहले से ही है, आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप प्लीज़ नोट कर सकते हैं, और वही मेरा नोट्स आप घर पर जाके एग्ज़ाम के समय आप बार बार उसको रिवाइज करें। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको क्लास लिया है, अभी जो क्लास था वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू पॉलिटिकल साइंस मेन एग्जामिनेशन सिलेबस। अभी जो कंप्लीट मैंने किया है पॉलिटिकल साइंस मेन एग्जामिनेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं डिटेल में और बताऊंगा। तो इस तरीके से हमें पॉल साइंस की तैयारी करनी है। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।